BRBL CIIB, which is a fourth paper of CIIB, मॉड्यूल डी इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है एंड उससे से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं। इसके चैप्टर 25th जो मॉड्यूल डी का फर्स्ट चैप्टर है उसके 5 पार्ट हैं एंड वी आर गोइंग टू कवर ऑल दोज 4 राइट ऑन 5 पार्ट्स एंड पर्टिकुलरली इस वीडियो के 2 या 3 पार्ट्स हो सकते हैं, सो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो and press the bell notification icon so that you get updated whenever we upload the new video. The CIIB free course is now available in the application. You just need to WhatsApp me writing CIIB free course and I'll be sharing the details to you. You need to WhatsApp it on the number 83609444207. So let's start the session here. The question number 1, it says a business owner a business owner pledges his entire stock, which is stored in a large warehouse, to a bank for loan. To facilitate the pledge, the owner hands over the only set of keys to the warehouse manager, who is an employee of the bank, and signs an agreement acknowledging the bank's control. As per the principles of pledge, is this act sufficient to constitute a valid delivery of the goods? तो हमने बताना है कि ये जो एक्ट किया गया है क्या ये सफिशिएंट है प्लेज करने के लिए, ताकि वैलिड डिलीवरी ऑफ गुड्स हो, उसको करने के लिए क्या ये चीज सफिशिएंट है या नहीं है, राइट? तो जल्दी से जल्दी बता दीजिए, आंसर पोस्ट कर दीजिए, व्हाट बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इट सेज नो, ऑप्शन सी इट सेज नो, ऑप्शन बी इट सेज यस एंड ऑप्शन डी इट सेज यस। तो क्या एक ये वैलिड चीज होने वाली है या नहीं होने वाली है? सबसे पहले तो हमने इसके रिलेटेड आंसर करना है, देन वी नीड टू टेल दैट व्हाई दिस इज ट्रू, राइट? सो सबसे पहला जो आंसर है दैट्स एक्चुअली इट्स अ यस, दैट इट्स नॉट अ नो, इट्स अ यस। सो आइदर ऑप्शन बी इज करेक्ट और द ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसा क्यों कह रहा हूं? बिकॉज जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, उसके सेक्शन 172 से 179, जिसमें कहा गया है कि प्लेज जो है दैट्स एक्चुअली रिक्वायर्स अ डिलीवरी ऑफ द गुड्स। एंड ये डिलीवरी ऑफ गुड्स कौन करता है? प्लेजर करता है प्लेजी को। प्लेजर वो पर्सन होता है जिसने प्लेज का चार्ज क्रिएट करना है, यानी कि बोरोवर की बात कर रहे हैं। बोरोवर अपने सामान के ऊपर चार्ज क्रिएट करवाना चाहता है और ये गुड्स की डिलीवरी करता है टू द प्लेजी, यानी कि लेंडर के पास ये डिलीवरी की जाती है। अब ये जो डिलीवरी है ये एक्चुअल डिलीवरी भी हो सकती है, फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स भी हो सकता है, या फिर दिस कुड आल्सो बी रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी हो सकती है, राइट? सो दैट कैन आल्सो बी द सिनेरियो, राइट? तो अभी यहां पर आंसर क्या रहने वाला है? आंसर इज अ यस, राइट? अब इस केस में क्या है कि स्टॉक जो है वो वेयर हाउस में ही है एंड कीज जो है वो वेयर हाउस की हैंड ओवर की गई है बैंक के ऑथराइज्ड एम्प्लॉय को, वेयर हाउस मैनेजर की गई है। अब रिटर्न अग्रीमेंट एक्नॉलेज करेगा बैंक के कंट्रोल को। सो दिस बेसिकली अमाउंट्स टू द कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। यहां पर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की गई है क्योंकि बैंक को एक्सक्लूसिव कंट्रोल मिल गया है, पोजेशन मिल गया है थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव। अब कोर्ट जो है कंसिस्टेंटली कह रही है कि अगर आप कीज को हैंड ओवर कर देते हो, वेरा सो रिसीट्स दे देते हो या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कंस्टिट्यूट कर देते हो, दैट्स बेसिकली अ वैलिड डिलीवरी फॉर द प्लेज पर्पसेस, राइट? सो आंसर विल बी व्हाट? आंसर इज आइदर ऑप्शन बी और डी। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शन बी हियर। ऑप्शन बी says yes, this is considered as a valid symbolic delivery as handing over the keys to the godown of the to the godown where the goods are kept, effectively transfer the control. Option D says yes, but only if the warehouse manager physically inspects and creates inventory of every single item in the warehouse on the same day. So which one is going to be the correct answer? Option B would be the correct answer. So correct answer जो है that is going to be the option B and not the option D. Because देखो क्रिएटिंग इन्वेंट्री को क्रिएट करना एक अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन वैलिडिटी जो है सिंबॉलिक डिलीवरी की वो इटसेल्फ कंटिंजेंट नहीं होती है अपॉन एन इमीडिएट फिजिकल इन्वेंट्री, कि आप फिजिकल इन्वेंट्री को चेक करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? वो एक अच्छी प्रैक्टिस है बट मैंडेटरी नहीं है, राइट? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर सेकंड. It's related to the contract of indemnity, right? So it says a logistics company, the indemnity holder faces a lawsuit for damaged goods and anticipates a definite financial loss. The company has a contract of indemnity with an insurance firm. Before the court passes its final judgment and before the logistics company has actually paid any damages, it seeks to invoke the indemnity contract.
कैन द इंडेमनीफायर बी कंपेल्ड टू पे एट दिस स्टेज? तो क्या उसको कंपेल किया जा सकता है इंडेमनीफायर को? इंडेमनीफायर वो पर्सन होता है जिसने इंश्योरेंस प्रोवाइड करी है, इंडेमनीफाइड वो पर्सन होता है जिसको इंश्योरेंस दी गई है, राइट? तो अगर हम ऑप्शन ए की तरफ देखते हैं, दैट नो द लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर ओनली बिगिंस आफ्टर द इंडेमनिटी होल्डर हैज एक्चुअली पेड द डैमेजेस, सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट बिकॉज स्पेसिफिकली प्रोमिसी डज नॉट नीड टू पे फॉर द लॉस फर्स्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोमिसी जिसको प्रॉमिस किया गया है कि वो पहले लॉस को पे करेगा, सो दिस इज नॉट द पॉइंट, राइट? ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। Option B. No, the indemnifier's liability can only be invoked after a court has passed a final, non-acceptable, non-appealable judgment against the indemnity holder. Because liability जो होती है वो तब से शुरू हो जाती है जब से loss absolute बना है, certain बना है, तब से शुरू हो जाती है, right? And which can be before a final judgment. ठीक है, तो basically वो judgment से पहले भी हो सकता है. So option B is also not correct. Option C, it says yes, the liability of the indemnifier commences as soon as the loss of the indemnified becomes absolute, certain, or imminent, and it is not necessary that the promisee to have already paid for the loss. तो ये जरूरी नहीं है, so that's why option C is going to be the correct answer. Option C जो है that is going to be the correct answer for the question number second. Now let's move toward the question number 3. It's related to the contract of agency. It says an agent authorized to manage a real estate portfolio hires a sub-agent to handle the tenant negotiations, a task requiring the specialized skill. The sub-agent commits a wrong by misrepresenting property details to a new tenant, causing a financial loss to the principal. According to the laws of agency, who is legally responsible to the principal for the loss caused by the sub-agent's action? The sub-agent is directly and solely responsible to the principal because they committed the wrong. तो जो सब एजेंट है वो खुद से रिस्पॉन्सिबल होगा। देखो ऑप्शन ही गलत है, बिकॉज जो जनरल रूल एस्टेब्लिश करता है कि जो सब एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एजेंट की है एंड वो डायरेक्टली प्रिंसिपल की नहीं है। एंड इवन इन द केस अगर फ्रॉड होता है, विलफुल डिफॉल्ट होता है, एजेंट की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो प्रिंसिपल को रहेगी, वो खत्म नहीं होगी, राइट? सो ऑप्शन ए इज एक्चुअली नॉट द करेक्ट आंसर कि सब एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। Option B, it says the principal must bear the loss as a sub agent was not directly appointed by them and thus has no contractual link. ऑप्शन बी भी गलत है, बिकॉज प्रिंसिपल को लॉस बेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। दे बेसिकली हैव रिकॉर्स अगेंस्ट द अपॉइंटेड एजेंट, यानी कि बिकॉज एजेंट ने आगे अपॉइंट किया ना, तो उसकी दोनों गलती है। ऑप्शन सी कह रहा है द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट एंड द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द एजेंट। एब्सोल्युटली करेक्ट। जो पर्टिकुलर एजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल के लिए एंड जो सब एजेंट ने एक्ट किया है, एंड साथ के साथ जो सब एजेंट होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर देयर एक्ट टू द एजेंट, लेकिन डायरेक्टली प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, राइट? बिकॉज उसने स्पेसिफिक एक्सेप्शन है रिलेटेड टू द फ्रॉड और द विलफुल रॉन्ग। ठीक है, तो एक डायरेक्ट लाइबिलिटी जो है वो बन सकती है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एजेंट की आपकी प्रिंसिपल की तरफ बनी रहेगी। ठीक है, सो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी, that is going to be the correct answer. Now, let's move toward the question number 4. Contract of bailments related. A farmer bails a specific grade of wheat to warehouse, the bailey, for storage. बेलर का मतलब होता है जिसने गुड्स देनी है, और जिसको दी गई है उसको बेली कहते हैं, वेयर हाउस को गुड्स दी गई हैं। द वेयर हाउस ऑनर विदाउट द फार्मर्स परमिशन मिक्सेस द बेल्ड व्हीट विद हिज ओन व्हीट ऑफ मच इंफीरियर क्वालिटी। अपनी घटिया क्वालिटी की व्हीट के साथ मिला दिया। अब ये इम्पॉसिबल है कि सेपरेट नहीं कर सकते द ओरिजिनल हाई ग्रेड व्हीट, राइट? अब जो बेलर है, व्हाट इज द फार्मर द बेलर इंटाइटल्ड टू डू इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? तो बेलर क्या कर सकता है? The baler is entitled to a proportionate share of mixture based on the quantity of the wheat he has originally deposited. अब देखो, ये तब अप्लाई होता है जब गुड्स जो है वो मिक्स की गई हो बेलर के कंसेंट के साथ। तो ऑप्शन तो करेक्ट ए नहीं है, बिकॉज ये तब यहां पर वैलिड रहता है जब विद कंसेंट मिक्स की गई हो गुड्स, अदरवाइज नहीं एप्लीकेबल रहता। ऑप्शन बी, इट सेज द बेलर मस्ट बियर द लॉस as the mixing was unintentional and the goods are of a similar nature। तो similar nature के तो नहीं है, एंड फॉर द कंसेंट की भी कमी थी, तो डेफिनेटली बेलर को तो लॉस क्यों बियर करे? बेलर की तो ना गलती है यहाँ पर, बेली लायबल होगा कंसिक्वेंसेस के लिए। तो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट।
The Baileys, option C, it says the Bailey is required to bear the expense of separation and the compensate for any damages. देखो ये चीज तब एप्लीकेबल रहती है जब गुड्स आप सेपरेट कर सकते हो, राइट? अगर सेपरेशन पॉसिबल हो। अब यहां पर इस केस में तो सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं है, सो ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट करेक्ट. Option D, it says the bailor is entitled to be compensated by the bailey for the entire loss. यानी कि बेलर की इंटाइटलमेंट है डेट उसे कंपनसेट किया जाएगा बेली के द्वारा फॉर द इंटायर लॉस ऑफ हिज गुड्स एज दे कैन नॉट बी सेपरेटेड एंड रिटर्न्ड. सो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पे. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Two parties come to a detailed oral agreement for the lease of a commercial property for a period of 5 years, including terms of rent, maintenance, and the usage. They shake hands on the deal and one party pays a deposit. However, relevant property laws mandate that such leases must be in writing and registered. When a dispute arises, can one party enforce oral agreement in a court of law? तो क्या उसको हम court of law में लेके जा सकते हैं? Yes or no? तो सिंपल सी बात है, लेके नहीं जा सकते ऐसे केस को कोर्ट ऑफ लॉ में, ऐसे तुम लेके जा सकते. सो यहाँ पर इफ यू लुक एट ऑप्शन ए एंड ऑप्शन पर्टिकुलर सी, ये तो करेक्ट नहीं है. These are not correct, right? And if we look at the option B and C, option B says no because it if specific laws requires formalities like writing and registration for certain agreements, non-compliance makes the agreement unenforceable in the court. Absolutely correct. अगर कोई कानून कहता है कि भाई लिखित में चाहिए तो लिखित में चाहिए, तो कोर्ट उसको एनफोर्स करेगी, नहीं तो एनफोर्स नहीं करेगी, राइट? सो ऑप्शन डी क्या कह रहा था कि no because all contracts involving property regardless of the duration type must be in writing and to be considered valid. ऐसा कुछ भी नहीं है. वो बहुत ज्यादा जनरल चीज है. जो रिक्वायरमेंट है राइटिंग की वो स्पेसिफिक टाइप एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन के द्वारा डिफाइन की जाती है. सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट करेक्ट एंड आंसर विल बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन related to the contract of guarantee. A creditor holds a pledge of company shares as security for a loan to a principal debtor. तो क्रेडिटर जो है, क्रेडिटर यानी कि बैंक जिसने लोन देना है, राइट, होल्ड्स अ प्लेज ऑफ द कंपनी शेयर्स. कंपनी के शेयर्स का प्लेज है, इसके पास शेयर्स पड़े हैं, उसके ऊपर प्लेज किए, इसके पास पड़े हैं फॉर अ लोन टू द प्रिंसिपल डेप्टर. इन्हें इसने लोन दे दिया है प्रिंसिपल डेप्टर को, बोरो को लोन दे दिया है. एंड श्योरिटी आल्सो प्रोवाइड्स अ गारंटी फॉर द सेम. श्योरिटी यानी कि यहाँ पर लेट्स से पर्सन बी है जो गारंटर है, इसने गारंटी दे दी है इस प्रिंसिपल डेप्टर के बिहाफ के ऊपर, राइट? द क्रेडिटर दो थ्रू नेग्लिजेंस फेल्स टू प्रॉपरली रजिस्टर हिज इंटरेस्ट इन द शेयर्स causing the security to be lost. When the principal debtor defaults, what is the extent of the surety's liability? तो surety की liability क्या रहेगी? The surety remains fully liable for the entire debt as the guarantee is a separate contract independent of any security held by the creditor. देखो ऑप्शन ए गलत है. जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है वो डायरेक्टली अफेक्ट होगी बाय द क्रेडिटर्स हैंडलिंग ऑफ द सिक्योरिटी. तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है, डेफिनेटली करेक्ट नहीं है. ऑप्शन बी कह रहा है द श्योरिटी इज कंप्लीटली डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लाइबिलिटी बिकॉज द क्रेडिटर्स एक्शन ऑफ लूजिंग द सिक्योरिटी इज अ मटेरियल ऑल्टरेशन ऑफ द रिस्क. देखो ये एक ओवर स्टेटमेंट है. वाई? बिकॉज डिस्चार्ज है इज नॉट एब्सोल्यूट, वो एब्सोल्यूट नहीं है लेकिन प्रोपोर्शनल होगा टू द वैल्यू ऑफ द लॉस्ट सिक्योरिटी. डिस्चार्ज होगी उसकी गारंटी लेकिन पूरी की पूरी डिस्चार्ज नहीं होगी. लेट्स से उसके पास शेयर थे 10 लाख के, लोन था 20 लाख का, तो 10 लाख का डिस्चार्ज उसको मिल जाएगा कि 10 लाख की उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है श्योरिटी के ऊपर, लेकिन बाकी 10 लाख तो उसके ऊपर लाइबिलिटी पड़ेगी ना. सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट. ऑप्शन सी इट सेज the short is discharged to the extent of value of security what that was lost by the creditor. Absolutely correct. ठीक है जी. तो ऑप्शन सी जो है that is going to be the correct answer. Now let's move toward question number 7. A mercantile agent is given possession of goods by the owner with instructions to sell them at specific minimum price. मर्सेंटाइल एजेंट ने पोजेशन दे दिया गुड्स का. मर्सेंटाइल एजेंट बेसिकली वो होता है जो पर्सन को स्पेसिफिकली बेचने के लिए गुड्स दी जाती है. तो मर्सेंटाइल एजेंट इज गिवन द पोजेशन ऑफ द गुड्स बाय द ऑनर. उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई कि मिनिमम इतने प्राइस के ऊपर सेल करना है. एजेंट एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इंस्टेड प्लेजेस द गुड्स फॉर लोन. ठीक है, तो एक्टिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो एजेंट है वो गुड्स को प्लेज कर देता है लोन पर्पज के लिए.
द पाउनी, नाउ पाउनी इज व्हाट, पाउनी इज द लेंडर जिसने लोन दिया है, बिकॉज पाउनर वो पर्सन होता है जिसने प्लेज करवाया है, पाउनी वो है जिसके नाम में प्लेज की गई है, वो लेंडर है। तो लेंडर जिसने मर्सेंटाइल एजेंट को लोन दिया है एक्ट्स इन गुड फेथ बट इज अवेयर ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द ओनर टू द एजेंट रिगार्डिंग द मिनिमम सेल प्राइस। इज द प्लेज क्रिएटेड बाय द मर्सेंटाइल एजेंट वैलिड, तो क्या ये प्लेज जो क्रिएट की गई है वो वैलिड है या नहीं है, राइट? तो यस या नो क्या आंसर रहने वाला है? तो सिनेरियो कुछ इस तरह से है, यहां पर पर्सन है ओ जिसने मर्सेंटाइल एजेंट को दी हैं गुड्स, मर्सेंटाइल एजेंट चला गया बैंक के पास और यहां से गुड्स को प्लाट करवा दिया प्लेज और लोन ले लिया। तो पर्सन एम ए बन गया यहाँ पर पाउनर एंड बैंक बन गया यहाँ पर पाउनी, राइट? तो क्या ये जो प्लेज का चार्ज क्रिएट करवाया गया है ये वैलिड है या नहीं उसके बारे में हमने बताना है। आंसर इज नॉट वैलिड। आंसर क्या रहेगा? दैट दिस चार्ज इज नॉट वैलिड। ठीक है, अब क्यों वैलिड नहीं है? अब जो की कंडीशंस होती है वैलिड प्लेज की जो एक मर्सेंटाइल एजेंट क्रिएट कर सकता है, दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू की पाउनी मस्ट एक्ट इन गुड फेथ and further have no notice at the time of the pledge that की पाउनर के पास अथॉरिटी नहीं थी प्लेज की। अब क्योंकि पाउनी जो है अवेयर है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है, तो उसको पता है कि एजेंट की जो अथॉरिटी है वो तो लिमिटेड है, अब वो प्लेज को क्या कर देती है, इनवैलिडेट कर देती है, राइट? सो आइदर ऑप्शन बी इज करेक्ट और ऑप्शन पर्टिकुलर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो सी एंड ए आर नॉट द आंसर्स। ऑप्शन बी इट सेज no, the pledge is not valid because the pawnee had noticed that the pawner had limited authority and was not authorized to pledge the goods. Absolutely correct. तो आंसर जो है that is the option B. Option B is the correct answer here, right? Now let's move toward the question number 8 that's related to the contract of indemnity. An indemnity holder is sued and to avoid prolonged litigation decides to compromise the suit by paying a certain sum to the plaintiff. The indemnifier was not consulted about his compromise. About this compromise, he was not consulted, and the amount paid was significantly higher than what a court would likely have awarded. Can the indemnity holder recover this compromise amount from the indemnifier? क्या वो बेसिकली रिकवर कर सकता है इस कॉम्प्रोमाइज अमाउंट को? यस और नो। ठीक है, पहली चीज तो ये रहती है। सो ऑप्शन ए को देखते हैं सबसे पहले। It says yes, the indemnity holder can recover any sum paid in compromise as it falls under their right. पहली चीज है, जो राइट टू रिकवर रहेगा कॉम्प्रोमाइज सम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, उसके ऊपर कंडीशंस होती हैं। लाइक अगर तो इंडेमनिटी होल्डर को दिक्कत आई तब होता है, राइट? एंड अगर उसको जितना खामियाजा भुगतना पड़ा था वो पे कर दिया गया, फिर उसका कोई राइट नहीं है। सो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी, द इंडेमनिटी होल्डर कैन रिकवर द अमाउंट if they prove that the compromise was explicitly authorized by the indemnifier, the indemnity holder जिसको प्रोटेक्शन मिली है वो कह रहे हैं कि वो रिकवर कर सकता है अमाउंट को अगर वो प्रूव कर देता है कि कॉम्प्रोमाइज एक्सप्लिसिटली ऑथराइज किया गया था इंडेमनीफायर के द्वारा। अब ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ऑथराइजेशन एक तरीका है, लेकिन अगर किसी पर्सन ने प्रूडेंटली एक्ट किया है एंड फर्दर वो ऑर्डर्स के अगेंस्ट नहीं गया है तो ठीक है, वो भी एक वैलिड कंडीशन मानी जाती है। सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी, इट सेज नो द इंडेमनीफायर इज नॉट लायबल, कि इंडेमनीफायर जो है वो लायबल नहीं है बिकॉज कॉम्प्रोमाइज वाज मेड विदाउट देयर अथॉरिटी एंड वाज नॉट प्रूडेंट डिसीजन। सी देखो, जो इंडेमनिटी होल्डर है वो पोटेंशियली रिकवर कर सकता है अमाउंट को अगर वो प्रूव कर देते हैं कि कॉम्प्रोमाइज जो था वो प्रूडेंट था एंड फर्दर वो बिना किसी डायरेक्ट कंसल्टेशन के था, एज लॉन्ग एज कि वो इंडेमनीफायर की विश के ऑपोजिट नहीं है तो, राइट? सो ऑप्शन सी इट कैन बी ट्रू बट ये प्रॉपर कंडीशन नहीं है। सो ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी सेज द इंडेमनिटी होल्डर कैन रिकवर द सम पेड, इंडेमनिटी होल्डर सम पेड को रिकवर कर सकता है प्रोवाइडेड द कॉम्प्रोमाइज वाज नॉट कॉन्ट्रेरी, कि वो कॉन्ट्रेरी ना हो, सिर्फ तब कर सकता है जैसे मैंने ऑप्शन सी में बताया कि वो एक प्रूडेंट एक्शन था एंड वो इंडेमनीफायर के ऑर्डर्स के अगेंस्ट नहीं था, सिर्फ तभी यहां पर पैसा जो है वो लिया जा सकता है इंडेमनिटी होल्डर के द्वारा। सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस रिगार्ड। इज इट क्लियर?
क्या ये चीज क्लियर हो गई है? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन और लेट मी गिव एन एग्जांपल फॉर द सेम। तो इस तरह से एग्जांपल को समझते हैं। लेट्स से कि ए ने बी को इंडेमनिटी दी है एंड बी है यहाँ पर इंडेमनिटी होल्डर, ये है यहाँ पर इंडेमनीफायर, राइट? कि अगर ये गुड्स को सेल करता है एंड कोई लॉस होता है तो उसके लिए ये बेसिकली खमियाजा भुगतेगा पर्सन बी को। बी ने गुड्स को सेल किया है, बी ने सी को गुड्स को सेल किया, सोल्ड द गुड्स, राइट? एंड फर्दर अब सी ने इसको कर दिया स्यू, सी ने इसको सू कर दिया। अब इसने डरते हो क्या किया, बिना ए पर्सन को कंसल्ट किए हुए इसने 10 लाख रुपए लेट से इसको पे कर दिया, 10 लाख रुपए पे कर दिए डिफेक्ट की वजह से। जबकि अगर कोर्ट के पास जाता तो कोर्ट कहती कि 3-4 लाख रुपए भर दो बस बहुत है, राइट? अब इस केस में क्या ये रिकवरी ले सकता है? यहाँ पर क्या ये अमाउंट को रिकवर कर सकता है? बी से, बी जो है ए से अमाउंट को रिकवर कर सकता है? ये चीज पूछी गई थी क्वेश्चन में। तो यस कर सकता है, वही कंडीशन ने बताई है। इंडेमनिटी होल्डर जो रिकवर कर सकता है सम पेड को, प्रोवाइडेड जो कॉम्प्रोमाइज था वो कॉन्ट्रेरी ना हो इंडेमनीफायर के ऑर्डर्स के। इंडेमनीफायर का जो ऑर्डर था उसके कॉन्ट्रेरी ना, उसके ऑपोजिट ना हो, एंड वो एक प्रूडेंट एक्शन होना चाहिए पर्सन बी के द्वारा, राइट? तो उस केस में ये रिकवर कर सकता है, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज कितना कर पाएगा? सिर्फ और सिर्फ उतना ही अमाउंट रिकवर कर पाएगा जितना अमाउंट रीजनेबल होगा, जस्टिफाइबल होगा बाय द लॉ। बिकॉज कॉम्प्रोमाइज जो था वो यूनिलेटरली किया गया था, एक एक्सेसिव अमाउंट के लिए किया गया था, राइट? सो दैट विल बी द पार्ट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 9 which is related to the contract of agency. An individual A without any authority from B, an individual A without any authority from B lends money to C, ठीक है? तो A जो है वो यहाँ पर क्या करता है, बिना अथॉरिटी के B के जो पैसा है B का, ठीक है, B का पैसा जो है वो C को उधार पर दे देता है। सब्सिक्वेंटली बी को पता लगता है इस ट्रांजैक्शन के बारे में एंड फर्दर उसको रेप्यूडिएट करने की जगह पर वो कॉन्टेक्ट करता है सी को एंड फर्दर एक रिवाइज इंटरेस्ट पेमेंट शेड्यूल बनाता है लोन के लिए। अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ एजेंसी व्हाट इज द लीगल इफेक्ट ऑफ बीज एक्शन ऑफ अरेंजिंग न्यू पेमेंट शेड्यूल? बीज एक्शन हैज नो लीगल इफेक्ट, बी के एक्शन का कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। देखो, रेटिफिकेशन अगर आप एक बार कर देते हो, चाहे एक्सप्रेस वे में चाहे इम्प्लाइड वे में करते हो, तो उससे बेसिकली आप वैलिडेट कर देते हो एजेंट के एक्ट को रेट्रोएक्टिवली, ठीक है? रेट्रोएक्टिवली आप उसको कह देते हो कि हाँ भाई बिल्कुल सही एक्ट किया है। जैसे यहां पर हुआ क्या है कि पर्सन ए के पास था बी का पैसा और पर्सन ए ने बी के पैसे को बिना ए की मंजूरी के दे दिया सी को। अब इसको चीज को मना करने की वजह से जगह पर बी चला गया सी के पास और उसको कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले ये 10% ले रहा था, मैं लूंगा 20%, ठीक है, ये कह दिया। अब इस तरह से इसने क्या किया, रेटिफाई कर दिया, राइट? तो डेफिनेटली इंपैक्ट तो है, तो अनऑथराइज ट्रांजैक्शन तो नहीं होगी, ठीक है? बिकॉज जो रेटिफिकेशन है अगर एक बार कर दी जाती है वो वैलिडेट कर देता है एजेंट के एक्ट को, तो डेफिनेटली ऑप्शन ए जो है वो यहां पर बेसिकली क्या इंपैक्ट रहेगा, तो लीगल इफेक्ट क्या रहेगा? ये कह रहा है कि कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं है, लीगल इफेक्ट तो होगा, तो ये ऑप्शन होगी गलत। Option B. B's conduct implies a ratification of the loan, making the original unauthorized act as valid as if it had been performed with B's authority. Absolutely ये माना जाएगा because उसने ratify कर दिया, जाने अनजाने में, लिखित ना लिखित रूप में, जैसे भी मर्जी, implied या एक्सप्रेस वे में, जैसे भी आप करते हो, यहाँ पर क्या कह दिया गया है कि ये जो एक्ट किया गया था वो बिल्कुल जेन्युइनली किया गया है। सो आंसर जो है डेट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। क्लियर होगी चीज ये वाली? बहुत सिंपल सा फंडा था। Now, let's move toward the question number 10. It's related to the contract of bailment. A car rental company जो बेलर है वो हायर करते हैं, hires out a vehicle that has a latent manufacturing defect in its braking system. A fault the company was not aware of despite regular maintenance. This if defect causes an accident injuring the hirer, that is a bailee. Under the principles of bailment, is the rental company responsible for the damage arising from the unknown fault? Option A, it says no, the company is not responsible because as whaler, they are only liable for the faults they are aware of. देखो, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है बिकॉज जो रूल है फॉर बेसिकली ग्रेटिशियस जो बेलमेंट है वो बेसिकली रहता है नॉट फॉर अ बेलमेंट फॉर हायर, राइट? जो ये रूल है वो बेलमेंट फॉर हायर के लिए एप्लीकेबल नहीं रहता है। ऑप्शन बी जो है दैट सेज द कंपनी इज नॉट पार्शली रिस्पॉन्सिबल, कंपनी पार्शली रिस्पॉन्सिबल नहीं है as the Bailey shares the responsibility for checking the vehicle before use. देखो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज
स्पेसिफिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बेलर के ऊपर होती है इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर हायर। जब हायर का कॉन्ट्रैक्ट होता है खास करके, तब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट लाइज विद द बेलर बट नॉट विद द बेली, कि उसको चीजों को चेक करना है प्रॉपरली, राइट। तो ऑप्शन बी भी यहां पर गलत है। Option C, it says yes, because the goods were bailed for hire. The bailer is responsible for the damage from the faults, whether they were aware from them or not. यानी कि जब हायरिंग का होता है तो उस टाइम पर बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो ऑप्शन जो सी है यहां पर, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगर तो कोई रेगुलर बेलर हो तो उसके केस में उसको डिस्क्लोज फॉल्ट जो होते हैं उनके अवेयर करना पड़ता है। लेकिन अगर गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर तो बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा स्ट्रिक्टर होती है। बेलमेंट फॉर हायर के केस में बेलर रिस्पॉन्सिबल रहता है अगर कोई भी डैमेज होता है, चाहे उनको एग्जिस्टिंग फॉल्ट्स के बारे में नॉलेज थी चाहे नहीं थी, तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी वो बेलर की रहेगी, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 11। A 17-year-old who is a technology prodigy enters into a written agreement with the software company to develop a new application. The company, impressed by his skills, provides him with the advance payment when the minor fails to deliver the application. The company sues for breach of contract. What is the legal status of the agreement? द अग्रीमेंट इज वैलिड। ये अगर एग्रीमेंट वैलिड है, अग्रीमेंट वैलिड है ही नहीं है, बिकॉज माइनर की कंपिटेंसी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाए। वो उसकी इंटेलिजेंस या स्किल से डिफाइन नहीं होता है, वो उसकी एज से डिफाइन होता है कंपिटेंसी। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी सेज द अग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ माइनर, मीनिंग ही कैन चूज टू आइदर ऑनर इट और कैंसल इट, राइट। ये चीज कर सकते हैं। सो क्या ये चीज करेक्ट रहेगी? नो, ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के होते हैं वो जनरली वॉइड होते हैं, वो वॉइडेबल नहीं होते। दोज आर नॉट वॉइडेबल, दोज आर वॉइड, राइट। ऑप्शन सी, the agreement is void ab initio, void from the very beginning, and therefore it cannot be enforceable against the minor. Absolutely correct. Because ये चीज डिफाइंड है सेक्शन 11 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, कि माइनर जो है वो कंपिटेंट नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। एंड साथ ही साथ ये चीज कही गई है कि अगर आप कोई भी अग्रीमेंट करते हो माइनर के साथ तो वो वॉइड अब इनिशियो होता है, यानी कि बिल्कुल शुरुआत से ही उसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता है, चाहे वो माइनर में स्किल है चाहे अदर पार्टी के ऊपर कैसा भी उसका इंप्रेशन है। माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दैट इज वॉइड अब अनिशियो, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 12। It says a bank has a continuing guarantee from a surety for a running loan account of a borrower. तो बैंक जो है उसके पास एक continuing guarantee है from a surety for a running account of a borrower. The surety passes away on June 1st and the bank receives official information of death on 5th of the June. The borrower continues to transact, making a significant withdrawal on June 8th, for which transactions is disease surety's estate is liable. तो जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है, कौन सी ट्रांजेक्शन रहेगी जिसके साथ डिजीज के जो श्योरिटी की एस्टेट है वो लायबल रहेगी, वो हमने बताना है। सो कंडीशंस लाइक कि जिस पर्सन ने गारंटी दी थी, श्योरिटी थी, उसकी डेथ हो गई है 1 जून को, जिसके बारे में बैंक को पता लग गया है 5 जून को, ट्रांजेक्शन हुई है एक 8 जून को, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हुई है, कब तक के लिए लाइबिलिटी रहेगी? द एस्टेट इज लाइबल फॉर ऑल द ट्रांजेक्शंस, कि सभी ट्रांजेक्शंस के लिए लायबल है, बिफोर द डेथ, आफ्टर डेथ, अंटिल द बैंक फॉर्मली क्लोजेस द अकाउंट। देखो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, बिकॉज डेथ जो है वो गारंटी को रिवॉक कर देती है फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शंस। सो वी कैन सिंपली बी सेइंग कि दैट द डेथ revokes the transactions for the future time periods. Option A तो incorrect है। Option B, it says the guarantee is revoked for all the future transactions from the date of the surety's death. So the estate is only liable for the balance as of June 1st. तो June 1st को जो बैलेंस था सिर्फ उसी के लिए वो लाइबिलिटी बनी रहेगी, which is the absolute correct answer. Option C, it says the estate's liability ends at the date the bank receives the information, making it liable up to June 5th, but not for the withdrawal on June 8th. ऑप्शन सी की अगर बात करें वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज जो रिवोकेशन की इफेक्टिव डेट होती है वो डेट ऑफ डेथ होती है, नॉट रिलेटेड टू द डेट ऑफ नोटिस। अल्दो नोटिस जो है वो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट रहता है क्रेडिटर बैंक के लिए सो एज टू एक्ट, बट जो लाइबिलिटी रहेगी वो रहेगी तब तक की जब उस पर्सन की श्योरिटी की डेथ हुई है, नॉट आफ्टर दैट, राइट। So option C is also not the correct answer. Now let's move toward the question number 13.
A customer pledges a golden chain with Pawnee for a loan of rupees 50,000. Later, the customer takes a separate unsecured loan of rupees 20,000 from the same Pawnee. If the customer repays the initial 50,000 loan for the gold chain, can the pawnee retain the chain as security for the subsequent unsecured loan? यानी कि पहले जो लोन लिया गया था गोल्ड चेन के बदले में, वो लिया गया था 50,000 रुपए का लोन। उसके बाद सेम लेंडर से 20,000 का एक और लोन ले लिया गया है। 50,000 का लोन रीपे कर दिया, लेकिन क्या अब 20,000 के लोन के लिए जो बाद में लिया गया है उसके लिए गोल्ड चेन को रिटेन किया जा सकता है, जो कि अनसिक्योर्ड लोन है? यस और नो? So what will be the point related to it? So let's have a look at the options. यहाँ पर फटाफट से options की तरफ देखते हैं. Option 8 says yes, the pawnee has a general right of the retainer, कि general right है इनके पास retain करने का, right? And can hold the pledged goods for any subsequent debts owned by the pawner. तो is it true? देखो, पाउनी का राइट है एक पर्टिकुलर लियन को लेकर के, वो जनरल वन नहीं है अनलेस उसके लिए स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, राइट? सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट. Option B, it says no. In the absence of specific contract to the contrary, the pawnee cannot retain the goods for any debt other than the one for which they were pledged. Absolutely correct. अगर तो पहले हुआ होता कोई कॉन्ट्रैक्ट कि भाई आगे जो लोन दिया जाएगा उसके लिए जो पिछले लोन का प्लेज किया गया था उसको रिटेन किया जा सकता है, फिर तो कर लेते, लेकिन अब ऐसे नहीं कर सकते, राइट? सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. एंड व्हाट अबाउट ऑप्शन सी? इट सेज yes, but only if the pawnee can prove that the second loan was granted because on the presumption that the gold chain would serve as a security. ये भी incorrect है because पाउनी का इंटरनल प्रिजम्पशन जो होगा वो सफिशिएंट नहीं है. एक एक्चुअल प्रिज्यूम्ड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए उस चीज को इफेक्टिव बनाने के लिए, राइट? ऑप्शन डी इट सेज नो बिकॉज once the original debt is paid, the contract of pledge is automatically terminated and the pawnee has no rights over the goods. देखो, जनरली ये चीज ट्रू है, लेकिन दैट्स नॉट प्रिसाइज एज ऑफ द ऑप्शन बी दैट वी सेड दैट वाज करेक्ट, राइट? रीजन ये है कि पाउनी गुड्स को रिटेन नहीं कर सकता बिकॉज कुछ एक स्पेसिफिक लिमिटेशन होती है ऑन द राइट ऑफ द रिटेनर. सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट करेक्ट. ठीक है जी. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 14. A principal who runs a large import export business is officially declared insolvent by the court of law. The agent who is located in another country and is unaware of the insolvency enters into a major contract with third party on behalf of the principal. What is the legal status of the agency and the contract made by the agent? द एजेंसी कंस्टिट्यूट्स टू बी वैलिड. क्या क्या एजेंसी वैलिड रहेगी? देखो, एजेंसी वैलिड नहीं रहेगी अगर आपके पास जो प्रिंसिपल है वो इंसॉल्वेंट हो गया है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, राइट? तो डेफिनेटली वो चीज जो है वो टर्मिनेट कर देगी एजेंसी को, एजेंसी खत्म हो जाएगी. एंड वो चीज डिपेंड नहीं करती एक्चुअल में कि आप नोटिस देंगे एजेंट को तो वो मैटर करेगी. सो ऑप्शन ए इज नॉट गोइंग टू वर्क. ठीक है, एजेंसी कंटिन्यूड नहीं रहेगी. ऑप्शन बी, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है एंड बाइंडिंग रहेगा प्रिंसिपल के एस्टेट के ऊपर बिकॉज द एजेंट एक्टेड इन गुड फेथ विदाउट द नॉलेज ऑफ इंसॉल्वेंसी. इज इट सो? इनकरेक्ट है बिकॉज एजेंट की अथॉरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जब ऑलरेडी पर्सन को इंसॉल्वेंट कर चुके हैं तो एजेंट की अथॉरिटी नहीं एग्जिस्ट करती है, तो बाइंड तो बात की बात है, बाइंड तो कर ही नहीं पाएगा. ऑप्शन सी, the agency is terminated automatically when the principal is adjudicated as insolvent and the contract is not binding on the principal's estate. Absolutely correct. बिल्कुल सही है. जब एजेंसी जो है वो टोटली आपकी साथ के साथ ऑटोमेटिकली टर्मिनेट होने वाली है एंड क्योंकि प्रिंसिपल को कर दिया गया एडजुडिकेट एज इंसॉल्वेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा वो बाइंडिंग नहीं होगा प्रिंसिपल के एस्टेट के ऊपर. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी, द एजेंसी इज टर्मिनेटेड बट द एजेंट बिकम्स पर्सनली लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी बट एजेंट बिकम पर्सनल लायबल, तो ऐसा भी कुछ नहीं रहेगा. ये बेसिकली आप एजेंसी की टर्मिनेशन के ऊपर फोकस करो तो एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी जो होती है दैट्स बेसिकली मोर गवर्न, दैट्स बेसिकली मोर कॉम्प्लेक्स ओवर देयर. वो तब रहेगी अगर एजेंट ने कोई पैसे लिए हो, एजेंट ने कोई पैसे लिए हो एंड वो रिफंड ना करे, उस केस में होगी, अदरवाइज नॉट. सो दैट इज नॉट द स्कोप रिलेटेड टू इट. सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर. ठीक है जी. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 15. इट्स रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. A watchmaker who is a bailey is given a vintage watch for repair. अब एक watchmaker को एक vintage watch मिली है रिपेयर के लिए. After completing the repairs which involved significant labor and skill,
द वॉच मेकर प्रेजेंट्स अ बिल टू द ऑनर, यानी कि बेलर को एक बिल दे दिया. द ऑनर अग्रीज टू पे फॉर द रिपेयर्स बट हैज एन ओल्डर अनरिलेटेड डेब्ट विद द वॉच मेकर फ्रॉम अ प्रीवियस ट्रांजेक्शन. लेकिन पिछले भी कुछ पैसे की देनदारी थी जो उसने वॉच मेकर को देने थे. तो क्या वॉच मेकर लीगली वॉच को रिटेन कर सकता है अनटिल जो ऑनर है वो दोनों ट्रांजेक्शन, चाहे पिछली ट्रांजेक्शन थी चाहे अब की ट्रांजेक्शन है, उसके लिए पैसे पे नहीं कर देता. सो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए सेज yes, the bailey has a general lien over the bailed goods and can retain them for any outstanding payments from the bailor. Is it so? सो ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज एक पर्टिकुलर लियन क्रिएट की गई है फॉर द स्पेसिफिक सर्विस. वो एक जनरल लियन नहीं है सभी डेप्ट्स को लेकर के. तो अगर जनरल लियन होती तो डेफिनेटली वो रिटेन कर सकता था, बट नॉट इन दिस सिनेरियो. ऑप्शन बी इट सेज नो, द बेली हैज अ राइट टू रिटेन द गुड्स until they receive due remuneration for the specific services rendered on those goods only, not related to the previous debts, right? तो उसको तो नहीं रिटेन कर सकता लीगली. ऑप्शन सी, yes, the bailey can retain the goods for the debts provided they give the bailor a written notice to their intention. देखो, चाहे एक आपकी लियन का जो टाइप है वो पर्टिकुलर लियन है, एंड जो एक पर्टिकुलर नोटिस, एक तरफा नोटिस, यूनिलेटरल नोटिस अगर आप दे भी देते हो तो वो उसके स्कोप को बढ़ा नहीं कर देता या बढ़ा नहीं देता. सो ऑप्शन सी इज नॉट गोइंग टू करेक्ट दिस, राइट? ऑप्शन डी इट सेज नो, the right of lien is only applicable if the bailor explicitly refuses to pay for the services rendered. right? कि अगर राइट ऑफ लियन जो है ओनली एप्लीकेबल रहेगा अगर बेलर एक्सप्लिसिटली रिफ्यूज कर देता है पे करने के लिए. अब ये भी चीज इनकरेक्ट है, बिकॉज राइट टू रिटेन तब एग्जिस्ट करता है until the bailey receives due remuneration and not just when the bailor refuses to repay, right? So option D is also not the correct answer. So option B is the correct answer for this question. So I hope that you must have understood the concepts, and ये सभी concepts बहुत ज़्यादा important थे for the upcoming exam of CIIB. तो अगर आपको CIIB का पूरा कोर्स चाहिए, simply do WhatsApp me writing CIIB free course and WhatsApp me on this number, that is 8360944207, and I'll be sharing all the details with you. Thank you so much. इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं सो दैट जो भी आपके बैंकिंग कंसर्न में लोग वो इस वीडियो तक जरूर पहुंच पाए. थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. हैप्पी लर्निंग.